हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए कंटेंट के साथ में। दोस्तों आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एसएससी स्टेनो 2025 एग्ज़ाम के आने वाले क्वेश्चंस पर। और इसमें मैंने जो कंटेंट लिया है प्रीवियस ईयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कंस्ट्रक्शन है, उनको मैंने इसमें दिया है। एग्ज़ाम डेट देखिए 10/1/2024 है ना। 10 दिसंबर का जो एग्ज़ाम है आपका, ये एग्ज़ाम डेट है। इसमें ध्यान रखिए सेट नंबर 8, आज मैं कौन सा डिस्कस करने वाला हूँ, सेट नंबर 8 डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपने मेरे प्रीवियस सेट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करिएगा। एसएससी स्टेनो के नाम से प्लेलिस्ट डली हुई है 2025, उसमें आपको बाकी सेट मिल जाएंगे। एक ज़रूरी चीज़, रोज़ाना रात को 8 बजे हम आपसे मिलते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आप अपने वीडियो को। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर मैं 75 तक कंप्लीट कर चुका हूँ। अभी मैं जो डिस्कशन करूँगा 76 से डिस्कशन करूँगा। यहाँ ये मेरा लास्ट था, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ तक मैंने सेट नंबर 7 के अंदर डिस्कशन कर दिया है और एक सेट के अंदर हमने 25 क्वेश्चन रखे हैं। आज जो डिस्कशन होने वाला है यहाँ से डिस्कशन होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है यानी कि 76 है, उसमें क्या बोला गया है, इन इट बेसिक्स फॉर्म नर्सिंग कैन बी सीन एज अ ड्यूटी। अगर बेसिक फॉर्म में देखा जाए तो नर्सिंग क्या होती है, कर्तव्य के जैसा होता है, बट बियॉन्ड द डैश ऑपरेशनल एक्टिविटी। लेकिन ये ऑपरेशन एक्टिविटी से भी अलग होता है। ऑपरेशन डॉक्टर ने कर दिया वो तो ठीक है, ऑपरेशन करके हट गया, लेकिन उसकी उस एक्टिविटीज से भी ऊपर उठकर होता है, उससे भी आगे की तरफ ये होता है। ये कैसा काम होता है, क्या इनएडवर्टेंट होता है क्या? इनएडवर्टेंट का मतलब क्या होता है बताइए? लापरवाही का काम होता है क्या नर्सिंग का काम? डॉक्टर जो नर्स होते हैं लापरवाही का काम नहीं होता है। एनर्जेटिक का मतलब होता है ताकत, तो ये कोई ताकत भरा काम तो है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, इनसर्टेन, यानी ये एक ऐसा काम होता है जो रुकता नहीं है, रेगुलर होता रहता है। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। इनसेसेंट ऑपरेशन एक्टिविटीज़, उसको क्या करने पड़ते हैं, रेगुलर, एक लगातार कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहना पड़ता है नर्सिंग में। दैट ले द डैश ऑफ द डेली वर्क, द प्रोफेशनल इज ऑल अबाउट ग्रेस। ये क्या करता है, नींव रखता है। क्या करता है, नींव रखता है। और ये जो प्रोफेशन है ये पूरा का पूरा कैसा है, परोपकारिता वाला प्रोफेशन है। प्लीजिंग का मतलब क्या होता है, मन को अच्छा लगने वाला, मन भावन, तो ये नहीं होगा। प्लेसमेंट का मतलब होता है स्थान। डेलिकेसी का मतलब होता है नाजुकता। फाउंडेशन का मतलब क्या होता है, ले फाउंडेशन का मतलब क्या होता है, नींव रखना। ये नींव रखता है, किसकी नींव रखता है, अच्छाई की नींव रखता है। हेल्पिंग पीपल इज अ डैश कॉलिंग, लोगों की मदद करना एक महान काम होता है। तो शुरू हो जाइए, क्या प्रॉब्लमेटिक होता है क्या, नहीं होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में, इसमें क्या दिया हुआ है, कोरोसिव। कोरोसिव का मतलब होता है किसी को आपने इरोजन सुना है वर्ड, इरोजन संक्षारक, इरोजन संक्षारक होता है। ठीक है, डिफिडेंट का मतलब क्या होता है, जो काफ़ी ज़्यादा आलसी, मतलब शाई हो, शाई वर्ग तो नहीं है। नोबल, नोबल का मतलब होता है महान कार्य। ये क्या होता है, एक महान कार्य होता है। इट इज़ अ प्रिविलेज टू सर्व फेलो ह्यूमन बींग्स, इसमें क्या होते हैं कि हम अपने जो सहयोगियों का, यानी हम मरीजों का हेल्प करते हैं इसके अंदर। 15 ईयर हैज़ सीन मैनी अप एंड डाउन्स। अब राइटर कहता है कि 15 साल हो गए और मैंने 15 साल में कई सारे अप एंड डाउन देखे हैं एट द वर्क प्लेस, अपने वर्क प्लेस पे। बट आई हैव एन्जॉयड, लेकिन मेरे को इस चीज़ में मज़ा आता है, मैं एन्जॉय करती हूँ इस चीज़ को। तो किस चीज़ को एन्जॉय करता है, आई हैव एन्जॉयड द मैनी पेशेंट हु कम इन टू माई केयर एंड हैव प्रेड फॉर द सोल ऑफ दोज हु वर ऑन डैश ऑफ डेथ। तो देखिए, मुझे एंजॉय करना मुझे पसंद आता है। किस चीज़ में, किस चीज़ अच्छी लगती है मुझे, मुझे मरीजों को सर्व करना, उनकी सेवा करना मुझे बहुत पसंद है। तो 79 का हो जाएगा बी। होस्टिंग का मतलब होता है मेजबानी करना। डिसीविंग छल करना। प्रिवेंट का मतलब होता है बचाव करना। सर्विंग ही सही आंसर होगा। अब वो बोल रहा है कि जो लोग जीवित थे उनकी सेवा करना, और कई सारे लोग जो मतलब मौत के पास में खड़े हुए हैं, मौत को देख रहे हैं, उनकी भी सेवा करना। तो पहला वर्ड है लेवरेज। लेवरेज का मतलब होता है किसी चीज़ का फ़ायदा उठा लेना, प्रॉफिट कर लेना किसी चीज़ से। लॉन्गेविटी का मतलब क्या होता है, जीवन बहुत लंबा होता है, जिसमें क्या होती है आपकी बहुत लंबी आयु हो, लॉन्ग एज। ठीक है, अलाउंस का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को हम क्या करते हैं, आज्ञा देते हैं, परमिट कर देते हैं। और ब्रिंक
अच्छा अच्छा, फ्रेस आएगा फिर तो। अच्छा, इसमें एक फ्रेस आया है ऑन द ब्रिंक ऑफ। ऑन द ब्रिंक ऑफ का मतलब होता है के कगार पर। के कगार पर का मतलब क्या होता है, की लाइन पर। तो वो जो लोग मौत की लाइन पे खड़े होते हैं उनके लिए क्या बोला जाएगा, ऑन द ब्रिंक ऑफ, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए 81 से देखते हैं। 81 से एक और हमारे पास में क्या दिया हुआ है, क्लोज पैसेज दिया हुआ है, इसको भी देखते हैं। द मॉडर्न डे वर्ल्ड इज फुल ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। जो इस समय जो आधुनिक समय है वो पूरा का पूरा मनो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से भरा हुआ है। डैश हेल्थ, मेंटल टेंशन। अब अगर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो रहे हैं तो किस कारण से हो रहे हैं बताइए। क्या अच्छी हेल्थ के कारण हो रहे हैं, बेस्ट हेल्थ के कारण, गुड हेल्थ के कारण, स्ट्रॉन्ग हेल्थ के कारण? नहीं। किसके कारण हो रहे हैं, पुअर हेल्थ के कारण। पुअर हेल्थ के कारण, मेंटल टेंशन्स के कारण, मैनी मोर प्रॉब्लम, और भी कई प्रॉब्लम है। लाइकवाइज इसी तरह द लाइफ ऑफ सम पीपल इज लाइक अ मैड रश। इसी तरह कुछ लोगों के लिए उनका जीवन क्या होता है, पागलपन की दौड़ होती है। फ्रॉम वन वर्क्स टू अनदर, एक काम से दूसरे काम की तरफ दौड़ते हैं। विदाउट एनी, अब 82 का ऑप्शन देखते हैं। विदाउट एनी, बिना किसी तनाव के। भैया तनाव बहुत होता है जीवन में, तभी एक जगह से दूसरी जगह पे दौड़ते हैं भैया। अर्जेंट, तत्काल दौड़ना पड़ता है, नहीं। फुलफिलिंग का मतलब होता है पूर्ण करना, नहीं। बिना किसी ब्रेक के, कोई ब्रेक नहीं है, लगातार करते जा रहे हैं। एक एग्जाम दिया देन फिर अगला। और अभी तो पता है कैसा हो रहा है, अभी फेस 19 चल रहा है। आज के दिन भी कई बच्चों का पेपर है फेस 19 का, एसएससी फेस 19। फिर देन आप स्टेनो दीजिए पेपर, देन फिर सीजीएल दीजिए, कुछ समय बाद में एमटीएस दीजिए। तो ये जो टाइमिंग होता है यानी 6, 7, 8, 9, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 6 महीने के अंदर कंटिन्यू क्या होते हैं, एग्जाम होते रहते हैं। और फॉर्म फिलिंग का टाइम क्या होता है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन 3 महीनों में फॉर्म भरे जाते हैं और फिर कंटिन्यू एग्जाम चलते रहते हैं, है ना। तो मेरा ऐसा मानना होता है कि शुरुआत के 6 महीने में ये लोग फॉर्म फिल करवाते हैं और आखिरी के 6 महीने में ये लोग वर्क करवाते हैं। तो क्या होता है, बिना ब्रेक, लगातार। फिर क्या बोल रहे हैं, बिसाइड, इसके अलावा देयर आर फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड, लेकिन इसके अलावा संसार में कुछ लोग ऐसे भी हैं दैट केयर अबाउट देयर हेल्थ मोर देन देयर वर्क और डेली टास्क। इसके अलावा संसार में कई लोग ऐसे हैं जो अपने हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं डेली वर्क के अपेक्षा। बट देयर आर द वेज बाय विच वी कैन रिस्टोर अवर हेल्थ फुली और फुली। देखिए, और लेकिन इसके अलावा भी कुछ हमारे पास में रास्ते हैं जिससे हम अपनी हेल्थ को सुधार सकते हैं। इसमें से एक रास्ता बताया गया, मॉर्निंग वॉक इज़ वन ऑफ देम। सुबह टहलना उनमें से एक है। इट कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ हेल्थ डिसऑर्डर, ये हेल्थ डिसऑर्डर को रिड्यूस करता है, कम करता है। डैश द फिजिकल शेप, और फिजिकल शेप को क्या करेगा, डेटोरियोरेट। डेटोरियोरेट का मतलब होता है बर्बाद करना, नहीं। मॉर्निंग वॉक से बर्बाद थोड़ी ना हो जाओगे। रियून, बर्बाद करना, नहीं। कंट्रोल, कंट्रोल में करना मतलब किसी चीज़ को, नहीं। इम्प्रूव, ये सुधार करता है, क्या करता है, सुधार करता है मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को। फिर क्या बोला गया है, शेप एंड स्टेट्स ऑफ द बॉडी विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मैनी डिजीज, जो हमको क्या करता है, कई डिजीज से बचाता है। बिसाइड्स, इसके अलावा मॉर्निंग वॉक्स गिव्स यू एनर्जी, इसके अलावा मॉर्निंग वॉक आपको एनर्जी देती है, मोटिवेट करती है, मोटिवेट्स यू टू अवॉइड लेजीनेस, आलसपन को दूर करती है। क्रिएट अ पॉजिटिव माइंडसेट, एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाती है। इट इज़ गुड फॉर योर ऑर्गन, ये आपके ऑर्गन्स के लिए भी यानी बॉडी पार्ट्स के लिए भी ज़रूरी होता है, स्पेशली द हार्ट, हार्ट के लिए। इट गिव्स यू टाइम टू डैश योर डे, क्या करेंगे, अपने दिन को खराब करना, ब्रेक अ डे, दिन को बर्बाद करना, रियून अ डे, नहीं। फॉरगेट, अपने दिन को भूल जाना, नहीं। इसमें आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, प्लान अ डे। वो क्या करते हैं, हमको मौका मिल जाता है अपने को प्लान, एक दिन का प्लान करना। टू सम इट अप, अगर देखा जाए तो, अगर हम अंत में अगर देखें तो वी कैन से, हम ये कह सकते हैं कि मॉर्निंग वॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी। मॉर्निंग वॉक क्या है, बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आल्सो इट हेल्प्स टू कीप द बॉडी एंड माइंड फिट, और ये हमारे बॉडी को और माइंड को फिट रखती है। बिसाइड्स, इसके अलावा एवरीवन डैश किड्स और एल्डर, देखिए यहाँ पर और आ गया ना, यहाँ पर एक कंजंक्शन वाला स्ट्रक्चर लग रहा है। बताइए कौन सा लग रहा है कंजंक्शन का स्ट्रक्चर, बताइए मेरे को, कौन सा कर सकते हैं आप। डैश किड और एल्डर शुड ट्राई टू मेक मॉर्निंग वॉक अ पार्ट ऑफ डेली रूटीन, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, उनको मॉर्निंग वॉक का रूटीन बनाना चाहिए। अच्छा देखेंगे ध्यान से, आप लोग सोच रहे होंगे सर इधर और आना चाहिए इसके अंदर, नहीं बेटा, या तो बच्चों को या तो बुजुर्गों को मॉर्निंग वॉक का रूटीन बनाना चाहिए, नहीं। वो क्या बोल रहे हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हों, इसलिए वेदर ही इसका सही आंसर होगा, नाइदर नहीं होगा। ठीक है, दो ग्रुप होते हैं ना, इधर और का ग्रुप होता है, वेदर और का ग्रुप होता है, तो इसमें वेदर और वाला ही ज़्यादा सुटेबल रहेगा। ठीक है,
चले भैया, अब क्वेश्चन नंबर 86 से 90 तक देख लेते हैं, और ये भी आपके पास में क्या है, क्लोज पैसेज है, तो इसको देखते हैं। शी वॉज आई थिंक अ गुड वुमेन, वो मुझे लगता है कि एक अच्छी महिला है। एंड शी हैड हिम सेंट, उसने उसको यानी उस महिला ने उस पुरुष को क्या कर दिया, भेज दिया है। कहाँ भेज दिया है, सेंट हिम बाय ऑन अवे, उसने क्या कर दिया, उसको अपने से दूर भेज दिया है। व्हेन हर हस्बैंड डाइड, जब उनकी मृत्यु हो गई, उनके हस्बैंड की मृत्यु हो गई। शी डैश द ट्रुथ, उसको क्या हुआ, जब उसके हस्बैंड की मृत्यु हुई तो उसको उस उस सत्य के ऊपर एक डाउट हुआ, उसके ऊपर क्या हुआ, डाउट हुआ। फाइल तो नहीं होगा, कंप्लेंट फाइल की जाती है। स्मगल, चोरी करना। डेबिटेड, पैसों की कटौती। सस्पेक्टेड द ट्रुथ, उसको क्या हुआ, व्हेन द हस्बैंड शी सस्पेक्टेड द ट्रुथ, जब उसके हस्बैंड की मृत्यु हुई तब उसको उसने सत्य के ऊपर उसने क्या किया, सस्पेक्ट किया। सस्पेक्ट का मतलब होता है डाउट करना। एंड सो टू सेव द मैन शी लव, और उसने क्या किया, उस आदमी को बचाया जिससे वो प्रेम करती थी। शी ट्राइड टू डिस्ट्रॉय द, उसने कोशिश की सब चीजों को डिस्ट्रॉय करने की। अब किसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की बताइए, उसने, अगर मान लीजिए एक महिला है और किसी की डेथ हो गई तो कुछ कुल मिला के क्राइम सीन लग रहा है, तो हमको क्या लग रहा है, क्राइम सीन लग रहा है। तो उसने किस चीज को खत्म किया होगा, एविडेंस को खत्म किया होगा। उसने उस व्यक्ति लड़के के खिलाफ, उस लड़की ने उस लड़के के खिलाफ जो एविडेंस थे उनको क्या कर दिया, उसने खत्म कर दिया। आई थिंक ही डैश हर, मेरा मानना यह है कि उसने क्या किया होगा, उस लड़के ने ही उस लड़की को राजी किया होगा। तो परसुएड का मतलब होता है फुसलाना। किल्ड मतलब मारना। पॉन्डर का मतलब होता है विचार करना। गैस नहीं होगा। तो उसने क्या किया होगा, उस लड़के ने उस लड़की को राजी किया होगा। हर सस्पिशंस वर डैश एंड शी कॉन्सेंटेड टू मैरी हिम, और उसके जो भी उसके डाउट्स थे, उस वो क्या थे बताइए, कैसे थे, जो भी कोई डाउट्स उस पर, जो भी कोई उस पर आरोप लगाए जा रहे थे, उन्होंने इस तरीके से कहानी रची होगी। हो सकता है उन्होंने पहले वाले आदमी को मार दिया हो, सेकंड उसका लवर हो, और जो अब आजकल तो लव ट्रायंगल चलने लगा है, मैं आपको बताऊं, है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लव ट्रायंगल, पता नहीं क्या क्या हो गया है आजकल सिस्टम को या लोगों को, पता नहीं, है ना। तो अब इस सिचुएशन के अंदर क्या हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये एक हस्बैंड और वाइफ है, ये दोनों कपल हैं, ठीक है। इनके बीच में कोई तीसरा व्यक्ति है। अब इन दोनों का, पहले इन दोनों का ग्रुप था, अब ये देवी जी इनके साथ में हो गई। अब देवी जी इनके साथ में हो गई, इन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया, पहले वाले भाई साहब को निपटा दिया उन्होंने। अब क्या किया, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, सबूत को छिपा दिया। सबूत छिपा दिए, पुलिस वाले आए, इनको पकड़ नहीं पाए क्योंकि सबूत पूरे छिपा दिए थे इन्होंने। इन्होंने बोल दिया कोई नेचुरल डेथ है, पता नहीं खाने में कुछ मिला दिया हो, टपका दिया हो, पता नहीं क्या किया हो। तो अब जब ये नेचुरल डेथ का सीन आ गया, अब इधर पे क्या, पुलिस वालों के पास सबूत नहीं है। जब पुलिस वालों के पास सबूत नहीं है तो भैया वो कुछ नहीं कर सकते। फिर बाद में वो क्या हो गई, शादी के लिए सहमत हो गई, और उसने अपने लवर से, अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली, है ना। चलिए, तो अब यहाँ पर क्या किया, क्या ट्रू, सत्य का काम किया उसने। फैक्ट्स नहीं, अनफाउंडेड। सस्पिशन यानी जो संदेह किया जा रहा था उसके ऊपर, जो डाउट किया जा रहा था, वो अनफाउंडेड था, निराधार था, उसका कोई आधार नहीं था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, कॉन्क्रीट इसका आंसर नहीं होगा। अब आ जाइए भैया, एक अनसीन पैसेज पर आ जाते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, क्लोज पैसेज जो होते हैं, फिल इन द ब्लैंक वाले पैसेज, 1 2 3, 3 फिल इन द ब्लैंक वाले पैसेज आते हैं आपके पास में। एक पैसेज में कितने हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं, और 15 क्वेश्चन का आपके पास में क्लोज पैसेज आता है, ठीक है। ये हमने कंप्लीट करा दिया आपको। नहीं, 1 2 3 4, 4 आते हैं भैया। 4 5 ज़ा 20 मार्क्स का तो क्लोज पैसेज हो गया आपके पास में, ठीक है। तो मैंने ये चारों करवा दिए, 3 इस सेट में करवा दिए, और एक मैंने पिछले वाले सेट में करवाया था। अब मैं जो लास्ट मेरी चर्चा रह गई है, जो वो रह गई है अनसीन पैसेज की। तो अब अनसीन पैसेज करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 100 तक अनसीन पैसेज को सॉल्व करेंगे। ये अनसीन पैसेज पूरे पेपर का पिताजी होता है ना। इसमें ही सबसे ज्यादा टाइम जाना है, और इसको बहुत फास्ट पढ़ना होता है, जल्दी जल्दी आपको आंसर्स को चेक करना होता है। तो मैं भी कोशिश करूंगा बहुत जल्दी जल्दी इसको कवर अप करने की। क्या बोला गया है, द टॉपिक ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी,
रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब क्या होता है, जहां पे ऊर्जा को दोबारा से प्रयोग में किया जाए। रिन्यूएबल एनर्जी इज becoming increasing important as the concern about the climate change and the depleting of the non renewable sources continue to grow। देखिए रिन्यूएबल एनर्जी में क्या होता है कि आप ऐसी एनर्जी जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, पुनः प्रयोग कर सकते हैं। अब जो पुनः प्रयोग करने वाली एनर्जी है वो कम होती जा रही है, जैसे कोयला है, कोयला कम होता जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारी एनर्जी हैं जो कम होती जा रही हैं, और जिस जो एनर्जी हैं इससे हो क्या रहा है, हमारे क्लाइमेट पे भी असर पड़ रहा है, ठीक है, और कई सारी चीज़ों पे असर पड़ रहा है। रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज सच एज सोलर एंड विंड पावर हैव द पोटेंशियल टू प्रोवाइड अ क्लीन एंड सस्टेनेबल सोर्स ऑफ पावर फॉर द वर्ल्ड्स ग्रोइंग पॉपुलेशन। संसार में जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उस पॉपुलेशन को एनर्जी चाहिए, और जिनमें से एक एनर्जी है हमारे पास में रीन्यूएबल एनर्जी, यानी पुनः प्रयोग करने योग्य एनर्जी, जिसमें से सोलर एनर्जी, सूर्य की ऊर्जा, सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी, हवा वाली ऊर्जा, यानी हम लोग क्या बना देते हैं, विंड मिल बना देते हैं, पवन चक्की, जिससे हमको एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। वन ऑफ द मेजर एडवांटेज ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी इज दैट इज नॉट लिमिटेड बाय सम सप्लाई कॉन्सेंट्रेट एज अ फॉसिल फ्यूल। देखिए ये जो होती है एनर्जी, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है। जैसे फॉसिल फ्यूल में लिमिट है। फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या होता है, जो जीवाश्म होते हैं, जो हमको ज़मीन से जो मिलते हैं, जैसे कोयला वगैरह है, लकड़ी है, ये सब किस में आ जाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स में से, ये कम है। अनलाइक ऑयल, तेल ज़मीन से प्राप्त होता है, कोयला, नेचुरल गैसेस, ये सब क्या है, फॉसिल फ्यूल्स में आते हैं। विच आर फाइनाइट सोर्सेज, जो क्या है, लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। विल इवेंचुअली रन आउट, और एक दिन ये समाप्त हो जाएंगे। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर विंड पावर विल नेवर रन आउट। सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होगी। एडिशनली, और तो और, रिन्यूएबल एनर्जी डू नॉट प्रोड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेज, और रिन्यूएबल एनर्जी कभी भी ग्रीन हाउस गैसेज को प्रोड्यूस नहीं करती। दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट चेंज, जो मौसम परिवर्तन के कारण होते हैं। मेकिंग दैम अ मच मोर एनवायरमेंटली फ्रेंडली ऑप्शन, हमको इनको और ज़्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑप्शन बनाना चाहिए। डिस्पाइट द क्लियर बेनिफिट ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के और भी कई सारे क्लियर बेनिफिट्स होने के बावजूद देयर आर स्टिल सिग्निफिकेंट चैलेंज, इसके कई सारे महत्वपूर्ण चैलेंज भी हैं। दैट नीड टू ओवरकम, जिससे हमको ऊपर निकलना है। इन ऑर्डर फॉर इट बिकम अ विएबल अल्टरनेटिव ऑफ फॉसिल फ्यूल, जो क्या बन सके, फॉसिल फ्यूल का, यानी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का एक सब्सिट्यूट बन सके, उसका अल्टरनेटिव बन सके। वन ऑफ द मेन चैलेंज इज द कॉस्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि रिन्यूएबल एनर्जी की कॉस्ट, विच इज़ करंटली हायर, जो क्या बहुत ज़्यादा हाई है, देन द ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल, जो हम ट्रेडिशन से वंशानुगत प्रयोग करते आए हैं उनसे। हाउएवर, हालांकि, एज टेक्नोलॉजी कंटिन्यूज टू इम्प्रूव, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है, इकोनोमाइज द स्केल आर अचीव्ड, हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ तक पहुँचने की टेक्नोलॉजी की सहायता से। द कॉस्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज, हो सकता है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाए। अनदर चैलेंज इज द नीड फॉर द रिलायबल एंड एफिशिएंट एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन, इसके अलावा हमको एक चैलेंज और है कि हमको एक भरोसेमंद, रिलायबल, एफिशिएंट यानी प्रभावी एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन की ज़रूरत है। विच आर एसेंशियल फॉर द वाइड स्प्रेड एडॉप्शन ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी, जब हमने एनर्जी को जनरेट कर लिया तो किसी ना किसी तरीके का हमको ऐसी कुछ बैटरी चाहिए जिसके अंदर हम एनर्जी को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकें। विदाउट इफेक्टिव एनर्जी स्टोरेज, अगर हमारे पास में एक प्रॉपर बैटरी नहीं होगी तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स लाइक सोलर विंड पावर कैन ओनली बी यूज्ड व्हेन द सन इज शाइनिंग और द विंड इज ब्लोइंग। अगर हमारे पास में बैटरी नहीं है तो हम जैसे जब सूरज चमकेगा तभी हम रोशनी प्राप्त कर पाएंगे, या जब हवा चलेगी तभी हम रोशनी को प्राप्त कर पाएंगे, है ना। हमको एक ऐसी बैटरी स्टोरेज चाहिए होगा जिसमें हवा नहीं चले, जब सूरज नहीं निकले तब भी हम अपना काम चला सकें। विच ग्रेटली लिमिट्स देयर ओवरऑल यूजफुलनेस। ओवरऑल रिन्यूएबल हैज़ द पोटेंशियल टू प्ले अ क्रिटिकल रोल इन एड्रेसिंग द वर्ल्ड एनर्जी नीड्स एंड रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑन द फॉसिल फ्यूल। और देखिए भैया, जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो क्या करती है, क्रिटिकल रोल अदा करती है, यानी कि एक अच्छा महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, और संसार में इसी चीज़ की ज़रूरत है।
हमें क्या करना पड़ेगा, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं यानी जो नॉन रिन्यूएबल यूजेज सोर्सेज हैं उनके यूज़ को कम करना पड़ेगा। वाइल चैलेंज रिमेन्स, लेकिन वो चैलेंज अपनी जगह पे बना हुआ है। विद कंटिन्यूड रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिन्यूएबल एनर्जी इज लाइकली टू बिकम इंक्रीजिंग विएबल इंपॉर्टेंस टू कमिंग ईयर। और आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी क्या हो जाएगी, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 91 से सेट करते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल, सही टाइटल बताइए। फ्यूचर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में तो चर्चा ही नहीं थी। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एनर्जी, टेक्नोलॉजी का प्रयोग एनर्जी के अंदर बिल्कुल नहीं। द एनवायरमेंट इम्पैक्ट ऑन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, प्रकृति का नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज पर क्या प्रभाव है, ये भी नहीं बताया गया था। एडवांटेजेस एंड चैलेंज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी का जो लाभ थे उनके क्या क्या चैलेंजेस हैं उसको इस टॉपिक के अंदर बताया गया था। ठीक है, फिर पूछा गया है आपको एंटीनिम बताना है। किसका वर्ड का एंटीनिम बताना है, विएबल का आपको क्या बताना है, एंटीनिम बताना है। अच्छा, विएबल का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ व्यवहारिक हो, प्रैक्टिकल हो। तो अब जल्दी ढूंढना चालू कर दिया, मैंने पहले ही आंसर बता दिया। इरिजॉल्वेबल नहीं होगा, इनएक्यूरेट नहीं होगा, इंडिग्नेंट नहीं होगा, इम्प्रैक्टिकल, अव्यवहारिक। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 93 पर। पैसेज की थीम क्या थी, टोन का मतलब क्या होता है कि पैसेज की थीम क्या थी, उसको पढ़ने के बाद में कैसा महसूस हो रहा है पैसेज का, क्या इंफॉर्मेटिव जानकारी दी गई थी इसके अंदर। चलो होल्ड करते हैं। सरकास्टिकली, कोई मजाकिया बात थी, कोई मजाक की बात नहीं है। सरकास्टिक, अच्छा सैटेरिकली, किसी के ऊपर कोई ताना कसा है क्या, किसी पे ताना नहीं कसा। सरकास्टिकली कोई मजाकिया है। सब्जेक्टिव, विषय वस्तु है नहीं, इंफॉर्मेशन दी गई है भैया इसके अंदर। क्या दिया गया था, इंफॉर्मेशन दी गई थी, तो यही है ऑप्शन नंबर ए। मेन चैलेंज फेसिंग द एडॉप्शन ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी को अगर हम अपनाते हैं तो हमको कौन सा चैलेंज का सामना करना पड़ेगा, हमको सबसे ज़्यादा बताइए किस तरह के चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। एबेंडेंस ऑफ फॉसिल फ्यूल इन द वर्ल्ड, क्या संसार में फॉसिल फ्यूल की मात्रा बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल नहीं है, वो तो कम हो रहा है। कॉस्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज करंटली हायर देन द ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल, यही एक चैलेंज है हमारे पास में कि रिन्यूएबल एनर्जी की जो कॉस्ट है वो इस समय ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल से ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। इनसफिशिएंट डिमांड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी की इनसफिशिएंट डिमांड है, बिल्कुल नहीं। लैक ऑफ स्किल्ड लेबर की कमी है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी फाइनल आंसर। 95 पे मेन एडवांटेजेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ओवर फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल का सबसे बड़ा एडवांटेजेस क्या है, नहीं नहीं नहीं, फॉसिल फ्यूल बोला गया रिन्यूएबल एनर्जी का फॉसिल फ्यूल्स के अलावा, यानी अगर फॉसिल फ्यूल एक साइड करें और रिन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग करें तो इसमें से क्या लाभ है रिन्यूएबल एनर्जी का, बताइए। द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स ऑफ इवेंचुअली रन आउट, जल्दी रिन्यूएबल एनर्जी कभी ना कभी खत्म हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होगा। इट इज़ चीपर देन द ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल, भैया ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल सस्ते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी महंगी है, तो ये भी नहीं होगा। इट इज़ नॉट लिमिटेड, रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड नहीं है। द सेम सप्लाई कॉन्स्टेंट एज द फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल हमारे पास में कम है लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी हमारे पास में कम नहीं है, तो यही इसका सबसे बड़ा फायदा है हमारे पास में, ऑप्शन नंबर सी। इट प्रोड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेस, क्या ग्रीन हाउस गैसेस बनाती है रिन्यूएबल एनर्जी, बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन मेरा लगा सी। ठीक है, चलिए अब आखिरी 5 क्वेश्चंस के लिए हमको एक बड़ा सा ऐसा डायनासोर जैसा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आएगा उसके अंदर, देखेंगे क्या होगा। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑन द अर्थ। फोटोसिंथेसिस हमारी पृथ्वी पर एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इट इज़ द वे दैट द प्लांट एल्गी सम टाइप ऑफ बैक्टीरिया कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम द सन इनटू द केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। भैया इससे पौधे, एल्गे और कई तरह के बैक्टीरिया अपनी लाइफ को जीते हैं, और जो सूरज की जो एनर्जी होती है उसको वो क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर कर अपनी लाइफ को उस एनर्जी पे जिंदा रहते हैं। दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज शुगर, इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है, शुगर होते हैं। आर देन यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, जो शुगर कंपाउंड होता है उसका यूज़ क्या करते हैं, एनर्जी के रूप में करते हैं। एज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ग्रोथ, बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, और वो क्या करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए ब्लॉक्स बनाते हैं, सीढ़ियाँ बनाते हैं।
द बेसिक प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का बेसिक प्रोसेस है, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू द टू स्टेजेस। इसमें दो स्टेज होती हैं। कौन कौन सी स्टेज होती है? पहली स्टेज द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंड द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। देखिए, एक तो होता है सूरज की रोशनी में जो प्रोसेस होता है एक वो, और एक बिना लाइट के जो प्रोसेस होता है वो। ठीक है, दो तरह के प्रोसेस होते हैं। आल्सो नोन एज द कैल्विन साइकिल। जो लाइट इंडिपेंडेंट वाला होता है उसको क्या बोला जाता है? कैल्विन साइकिल भी बोला जाता है। इन द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट इज एब्जॉर्ब बाय द पिगमेंट इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द प्लांट सेल्स एंड इज यूज टू कन्वर्ट वाटर इनटू द ऑक्सीजन एंड हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। देखो क्या होता है, जैसे हमारे पास में एक प्लांट है, ठीक है, और इसकी जो पत्तियां हैं, यहाँ से हमारे पास में सूर्य भगवान आए, इनकी जो एनर्जी है वो कहाँ पर गई? लीफ के ऊपर गई। लीफ के ऊपर क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट बने रहते हैं। जैसे ही उस पिगमेंट्स में क्या करते हैं वो लोग? क्या करते हैं? सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद में और उनको क्या क्या चाहिए होता है? इसके अलावा जो वाटर होता है, H2O मिल रहा है उनको, ज़मीन से उनको पानी मिल रहा है। इस पानी को में से क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं। सनलाइट ले ली और ऑक्सीजन ले ली, इससे वो क्या करते हैं? हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं। पूरा बायो का चैप्टर है आज तो। These electrons are then used to power the synthesis of the ATP and NADPH। तो देखोगे ये किस किस चीज़ को पावर करने में मिलते हैं? ATP और NADPH में करने को मिलते हैं। विच आर द एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, जो क्या होते हैं? एनर्जी रिच मॉलिक्यूल होते हैं। दैट आर यूज्ड इन द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। और इनका यूज़ यानी ATP और NADPH का यूज़ कब किया जाता है? लाइट इंडिपेंडेंट, जब लाइट नहीं होगी। In the light independent reaction, the energy from the ATP and NADPH is used to fix the carbon dioxide into the organic compound। भाई कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं, उसको क्या करते हैं? सही करते हैं वो। सच एज ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड में किस किस चीज़ को फिक्स करते हैं? ग्लूकोज को फिक्स करते हैं, कि कैसे कैसे करके जिस चीज़ की आवश्यकता है उसको अपने पास रखेंगे, जो चीज़ की आवश्यकता नहीं है उसको हटा देंगे। जिस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कार्बन फिक्सेशन। एंड इट इज़ मेडिटिंग बाय द सीरीज ऑफ एंजाइम्स। और इसमें क्या होती है? एक सीरीज ऑफ एंजाइम्स होती है कॉल्ड द कैल्विन साइकिल, जो क्या होती है? कैल्विन साइकिल कहलाती है। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमेटा। ये क्या होता है? स्ट्रोमेटा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। पहले सूरज से रोशनी पहुंच गई कहाँ? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है, एंड द एंड ऑफ द रिजल्ट इज द प्रोडक्शन ऑफ द ग्लूकोज। और अंत में क्या होता है? ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है, एंड अदर शुगर्स, और बाकी शुगर्स का प्रोडक्शन होता है। फोटोसिंथेसिस इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द प्लांट। ये प्लांट के जीवित रहने के लिए ज़रूरी नहीं है, बट आल्सो ऑल अदर ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड्स ऑन द प्लांट सच एज द सोर्स ऑफ फूड। लेकिन ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम खाएंगे क्या? पेड़ पौधे नहीं होंगे तो दूसरे जीव क्या खाएंगे? पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, है ना? हम क्या कर रहे हैं? दिन रात नई नई फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, जमीनों को काट रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, और एक दिन हकीकत बात यह है कि हम अपने भविष्य के लिए गड्ढा खोद रहे हैं, और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे लिए जो पौधे हैं कम रह जाएंगे, हम लोग इतने ज़्यादा हो जाएंगे, एक पौधे के लिए तरस जाएंगे हम लोग। इन एडिशन द ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इज क्रूशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द एनिमल। तो जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के समय प्रोड्यूस होती है वो एनिमल के सर्वाइवल के लिए, जो जानवर है, जानवर के जीवित रहने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती है भैया। एंड अदर ऑर्गेनिजम्स दैट आर रिक्वायर्ड ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस। देखिए, हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जानवरों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अब ये ऑक्सीजन बन कहाँ से रहा है? ये मिल रहा है हमको पेड़ पौधों से। पेड़ पौधों को कहाँ से मिल रहा है? सूरज से और पानी से मिल रहा है ना? सूरज से लाइट आ रही है, लाइटनिंग प्रोसेस हो रहा है, और एक दूसरा होता है विदाउट लाइट प्रोसेसिंग हो रहा है। जब लाइट आ रही है पेड़ के ऊपर तो वो लाइटनिंग प्रोसेस हो गया, लाइट वाला प्रोसेस हो गया। अब जब वो पेड़ के अंदर, जब वो पत्ते के ऊपर जब वो सूरज की रोशनी चली गई, अब पत्ते के अंदर प्रोसेस हो रहा है, तो ये विदाउट लाइट वाला प्रोसेस होता है, जिसको कैल्विन साइकिल बोला जाता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन हमको छोड़ते हैं। Without the process of the photosynthesis, the Earth atmosphere would not be contain the high level of oxygen and that are necessary for most of the life of the survival। देखिए भैया, अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा तो भैया हमारा भी जीवन नहीं होगा ओवरऑल। और अगर हम पूरा देखें
photosynthesis is a vital process that plays a critical role in the earth ecosystem and providing the energy and organic compounds needed for the growth and the survival of all form of life. देखिए जीवन के हर प्रकार का जो जीवन जो धरती पर है उसके बचाव के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए हमको फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत है और इसी के कारण हमारा पूरा का पूरा इकोसिस्टम चल रहा है। चलिए 96 पर आ जाएंगे। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज। पैसेज का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है, किस तरह का है बताइए। क्या प्रॉब्लम और सोल्यूशन से जुड़ा हुआ है? नहीं। क्या तुलना की जा रही है और कॉन्ट्रास्ट विरोध किया जा रहा है? क्या कॉज और इफेक्ट के ऊपर है? नहीं। पहला इंट्रोडक्शन दिया फोटोसिंथेसिस का, फिर उसकी मेन बॉडी बताई हमने कि कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, फिर कॉन्क्लूजन आ गया। अंत में हमने उसका कॉन्क्लूजन भी बताया कि भाई क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए विल बी माई फाइनल आंसर। नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। इनमें से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है उसके लिए जिम्मेदार नहीं है? द पावर ऑफ सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। भैया सही बात है, जब लाइट आएगी तभी तो एटीपी प्रोसेस और एनएडीपीएच प्रोसेस होगा। बिल्कुल सही है ये सेंटेंस। दे कन्वर्ट वाटर इनटू ऑक्सीजन। सही बात है कि जब लाइट मौजूद होती है, जब सूरज मौजूद होता है तो वाटर को ऑक्सीजन में बदलना और हाई एनर्जी को इलेक्ट्रॉन को जनरेट करना, ये भी बात सही है। तो ए और बी तो सही है। सी वाले में दे यूज एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। क्या सूरज से वो डायरेक्ट सनलाइट लेकर और फिर ग्लूकोज बना देते हैं? नहीं भैया, सूरज से जो सनलाइट आ रही है वो प्रोसेस तो ठीक है, लेकिन जो ग्लूकोज बनाने वाला प्रोसेस है वो विदाउट लाइट वाला प्रोसेस है उसको बनाना। तो ये तो अंदरूनी बात है ये तो ऑप्शन नंबर सी इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट इज ऑब्जर्व्ड बाय द पिगमेंट एंड इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं उसके द्वारा सनलाइट को सोखा जाता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अभी मेरा फिलहाल आपको आंसर कौन सा बताना था? नेगेटिव वाला बताना था। मेरा आंसर सी रहेगा। 98 पर आ जाते हैं। आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द पैसेज। टोन का मतलब होता है पैसेज की थीम। इसको पढ़ने के बाद में आपको कैसा लगा पैसेज? क्या ये इनफॉर्मल था और पर्सनल था? पर्सनल तो पैसेज तो था नहीं भैया ये, ठीक है। क्या ये असर्टिव सकारात्मक और आलस भरा था? नहीं। इनक्विजिटिव जिज्ञासु और सब्जेक्टिव था? नहीं। इन्फॉर्मेटिव था, जानकारी थी और न्यूट्रल था। दोनों चीज़ें बताई गई थी, जानकारी भी बताई गई थी, मेन बॉडी बताई गई थी और फिर इसका सोल्यूशन भी बताया गया था। ऑप्शन नंबर बी। 99 पर अगर हम लोग आ जाते हैं। 99 क्या बोल रहा है? नॉट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लाइट इंडिपेंडेंट। अब लाइट नहीं आ रही है, सूरज की रोशनी नहीं आ रही है, अब कौन सा प्रोसेस होता है? दे आर आल्सो कॉल्ड कैल्विन साइकिल। जब सूरज की रोशनी नहीं आती है तो उसको कैल्विन साइकिल बोला जाता है। बिल्कुल सही है। दे यूज एनर्जी फ्रॉम एटीपी एनएडीपीएस टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। बिल्कुल सही है, उनको एटीपी एनएडीपीएस से ही ताकत बनानी पड़ती है और ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। दे यूज एनर्जी फ्रॉम एटीपी एनएडीपीएस टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन। भैया ऑक्सीजन का प्रोड्यूस एनएडीपी से नहीं होता, वो तो पानी से होता है, तो ये गलत है थर्ड वाला। दे टेक प्लेस इन द स्टोमेटा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टोमेटा में होता है ये प्रोसेस। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी विल बी माई फाइनल आंसर। चलिए अब 100 पर आते हैं। 100 क्या बोल रहा है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल। पढ़ने के बाद में इसका टाइटल बताना है आपको। कैल्विन साइकिल एंड कार्बन फिक्सेशन। बिल्कुल नहीं, इसमें और भी चीज़ें हुई थी, फोटोसिंथेसिस भी होता। फोटोसिंथेसिस ने एल्गा एंड बैक्टीरिया, क्या एल्गी और बैक्टीरिया के अंदर होने वाले फोटोसिंथेसिस को बताया? बिल्कुल नहीं। द इम्पॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अर्थ इकोसिस्टम, इसमें यह बताया था कि इकोसिस्टम में फोटोसिंथेसिस का क्या महत्व है, तो यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। द रोल ऑफ पिगमेंट्स इन द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में पिगमेंट्स का क्या रोल है ये नहीं बताया था। तो मेरा जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। तो बेटा आज मैंने जो है पूरे के पूरे एक पूरे सेट के मैंने क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए हैं। मेरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूं, रोजाना रात को 8 बजे हम आपके लिए एसएससी स्टेनो का एक पेपर सेट लेकर आते हैं। कल मैं फिर मिलूंगा एक नए पेपर सेट के साथ में, एक नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से तैयारी करो, अपना और अपने माता पिता के नाम को रोशन करो।